मैम वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। मेरी आवाज अब आ रही है ठीक से? यस मैम। यस मैम। आप लोगों ने बीच में बहुत सारे क्लासेस छोड़ दिए हैं। यस मैम। इससे पहला जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका है, मैन पावर प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग, फैमिली कैसे डिमांड फॉरकास्टिंग, डिमांड एंड सप्लाई फॉरकास्टिंग एंड मैन पावर प्लानिंग, वो खत्म हो गया है। और आप लोगों ने चैप्टर मेरे ख्याल से पूरा ही मिस किया था, शुरू का थोड़ा सा किया है शायद। खैर वो देख लीजिएगा, मैंने नोट्स भेज दिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके, अब नया चैप्टर शुरू करने वाले थे आज, रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट हम लोगों ने थोड़ा सा मैन पावर प्लानिंग करते समय मैंने बताया था कि दिस इज द इनिशियल फेज, सप्लाई फॉरकास्टिंग, मैन पावर प्लानिंग, एंड देन वी गो फॉर रिक्रूटमेंट, एंड देन फाइनली फॉर सिलेक्शन। तब जाके ये कंप्लीट जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, निफ्टी का जो पूरा एक प्रोसेस है, वो तब जाके कंप्लीट होता है, राइट? यस मैम। ठीक है, स्टाफिंग मैं थोड़ा सा आपको पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। कैसे आवाज आ रही है, म्यूट कर लेना वो। तो स्टाफिंग में ओवरऑल हम लोगों ने तो बहुत कुछ डिटेल में देखा था, इतना सब कुछ हमको नहीं देखना। मैन पावर प्लानिंग हमने बहुत ज्यादा डिटेल में देखा। अभी हम सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस करेंगे। रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं? रिक्रूटमेंट का आप लोगों को कुछ आइडिया है? डिफाइन कर सकते हैं अपने तरीके से कि रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं? मैम रिक्रूटमेंट जो भी जॉब वैकेंसी पे हम जो भी जॉब वैकेंसी निकालते हैं उस पे कैंडिडेट को मैम प्लेस करने को, शायद कैंडिडेट का प्लेसमेंट ही रिक्रूटमेंट हुआ, और कैंडिडेट जॉब वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन के लिए मैम नहीं, जो कैंडिडेट का प्लेसमेंट होता है, जो फाइनल प्लेसमेंट करते हैं, उसको सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है ना? दैट इज नोन एज सिलेक्शन। सो रिक्रूटमेंट इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग द कॉम्पिटेंट पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है ना? वैसे लोगों को, सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग पूल ऑफ पीपल फॉर विच क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर जॉब वैकेंसीज। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है, उसके लिए अधिक से अधिक कॉम्पिटेंट लोगों को अट्रैक्ट करना और उनसे उनको ये परस्यू करना कि आप हमारे यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके अंदर ये सब एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? इस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सही है, उसके बाद अट्रैक्ट करना उसको, यानी कि उसको एप्लीकेशन के लिए वो एप्लीकेशन पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड और देन फाइनली उसका इंटरव्यू करना, फाइनली उसका इंटरव्यू करना, एंड देन सिलेक्शन और फाइनल प्लेसमेंट इज नोन एज इंटायर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अभी हम बात करें रिक्रूटमेंट के सिर्फ, तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग a pool of people from which qualified candidates for job vacancies can be selected। मतलब कि ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना, ऐसे लोगों को अपने कंपनी, अपने आपकी कंपनी में वैकेंसी है और ये चीज लोगों तक पहुंचाना कि हमारे कंपनी में इस पोजीशन के लिए वैकेंसी है, ये उसके लिए एलिजिबिलिटी और ये क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास है तो आप हमारी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिक्रूटमेंट। इसके बाद जो सारा इंटरव्यू, एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन होता है, दैट इज नोन एज सिलेक्शन, ठीक है? तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों मिल करके कंबाइंडली पूरा का पूरा जो प्रोसेस है प्लेसमेंट का, वो उसको फुलफिल करता है। अब रिक्रूटमेंट समझ में आया? रिक्रूटमेंट क्या है? यस मैम। यस मैम। हाँ, कंप्लीट प्रोसेस है। आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना, उनको अप्लाई करने के लिए परस्यू करना, यस, उनको अप्लाई के लिए परस्यू करना, एंड देन फाइनली the whole process is known as recruitment। ठीक है? हाँ, कुछ बोल रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
एक बार में नो मैम, मैं कोई कुछ नहीं बोल रहा मैम, रिपीट कर रहे हैं जो आप बोल रही हैं वही। अच्छा, इको हो रहा है क्या? यस मैम। नो मैम, इको नहीं हो रहा है, आप जो बोल रही हैं वही मैं रिपीट कर रही हूँ। ओके मैम, ठीक है। देन इट इज व्हाट, दिस इज रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट कितने तरीके का होता है उस पर हम आते हैं। रिक्रूटमेंट नॉर्मली दो तरीके का होता है, इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट। यहाँ हम छूते हैं, देखो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं। तो इंटरनल सोर्स से भी रिक्रूटमेंट हो सकता है एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से भी रिक्रूटमेंट हो सकता है। अब कंपनीज पहले अगर हायर लेवल के लिए अपने हायर पोजीशंस को फिल करना है या किसी दूसरे यूनिट या डिविजन, अगर आपका 3-4 ब्रांचेज है या बहुत सारे ब्रांचेज है, तो अगर अदर ब्रांचेज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना तो यू मे गो फॉर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होता है, जैसे कि जो अभी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, पेरोल पे जितने लोग अभी आपके पास हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं का क्या कर देना है कि अगर हायर लेवल पे कहीं वैकेंसी हुई है तो आप उनको प्रमोशन दे दीजिए, ठीक है। अगर किसी दूसरे ब्रांच में जरूरत है लोगों की तो आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए। और इस हिसाब से जब आप फुलफिल करते हैं अपने इंटरनल वैकेंसी को तो इसको बोलते हैं इंटरनल मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट या इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या क्या हुआ, पहला जब ये हमने आपको बताया, वो पहला है प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। तो प्रमोशंस एंड ट्रांसफर, प्रमोशन इज ए वर्टिकल ग्रोथ, अपवर्ड ग्रोथ। प्रमोशन में क्या क्या होता है, जो पोजीशन होता है वो लोअर लेवल पोजीशन से हायर लेवल पोजीशन की तरफ मूव करता है, इसी को हम बोलते हैं प्रमोशन। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, इट इज अकम्पनीड विद चेंजेस इन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटस एंड वैल्यूज। यानी कि आपका जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो स्टेटस है और जो आपका ओवरऑल सैलरी, ये सभी में चेंज आ सकता है इफ यू आर ग्रोइंग अपवर्ड। इनको हमने प्रमोशंस बोला। बहुत सारे कंपनीज, टाटा है, बिरला है, एचएलएल है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये सारे जो है वो खासकर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, अगर वर्टिकल प्रमोशन की बात हो, अगर ग्रोथ की बात हो, तो पहले अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मौका देते हैं ताकि उनके एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील कर सके एंड दैट गिव्स अ फास्ट ट्रैक प्रमोशन रूट टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है। अब ट्रांसफर क्या हुआ, ट्रांसफर इज नॉट वर्टिकल मूवमेंट। ट्रांसफर में क्या होगा कि कोई आपको अपवर्ड ग्रोथ हो रहा है ऐसा नहीं होगा, ना कोई अपवर्ड ग्रोथ हो रहा है और ना ही आपके स्टेटस या सैलरी में चेंज हो जा रहा है। ये एक लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह सिमिलर जो ड्यूटीज है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो इसमें क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी चेंज बट वर्किंग कंडीशंस चेंज हो सकते हैं, जो लोकेशन है वो आपका चेंज कर दिया जाएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरली अकम्पनीड विद चेंजेज इन सैलरी एंड स्टेटस। ठीक है ना, आप सिमिलर स्टेटस पे सिमिलर सैलरी पे आपको ट्रांसफर करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भेजा जा सकता है। मैम ये तो रिप्लेसमेंट की तरह होता है ना कि एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर कर दिया तो रिप्लेसमेंट की। कुणाल, मैं तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ। मैम ये रिप्लेसमेंट की तरह होता है ना, एक एम्प्लॉय को रिप्लेस किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, तो ट्रांसफर इज लाइक व्हाट, ट्रांसफर इज लाइक रिप्लेसिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन। रिप्लेसमेंट मीन्स, मैं बताती हूँ व्हाट इज रिप्लेसमेंट मीन्स। रिप्लेसमेंट मतलब ये नहीं होता है। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि मान लो तुम मेरी कंपनी, मैं सिमिज में काम कर रही हूँ, व्हाट, एज एन एचआर फैकल्टी, ठीक है ना, एज एन एचआर फैकल्टी मैं अभी सिमिज में काम कर रही हूँ। अभी कल को क्या हुआ कि मेरा कहीं और प्लेसमेंट हो गया, मुझे किसी और दूसरी कॉलेज में अच्छी सैलरी पे अच्छे पैकेज पे मुझे मेरी नौकरी लग गई, तो अब मैं वहां मेरी जगह को कोई तो फुलफिल करने के लिए चाहिए होगा, राइट, कोई तो चाहिए होगा जो है। अब वहां पे रिप्लेसमेंट किया जाता है, जैसे मैंने छोड़ दिया तो मेरी जगह को कोई रिप्लेस करेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कर सकता है, वो रिप्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन हमने जो ट्रांसफर बोला, ये ट्रांसफर क्या है कि मान लो कि सिमेज का भी मान लो 2 ब्रांच है, हम 2 या 3 ब्रांच अभी हमारे हैं, एक अभी रिनोवेट हो रहा है, अभी ऐसे 4 ब्रांचेज है जहाँ 2 ऑपरेटिंग है और 2 अभी ऑपरेटिंग नहीं है। मान लो कि किसी एक ब्रांच में तीसरा भी ब्रांच ऑपरेटिंग हो जाता है और जो नंबर ऑफ फैकल्टीज है वो बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे।
लेकिन अगर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उनसे काम चल जाएगा, तो व्हाट हैपेंड, जो अभी यहाँ पर आ रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, वहां भेज वहाँ पे देंगे, तो ट्रांसफर। ट्रांसफर हो गया, ठीक है यस ना। मैम। लैटरल मूवमेंट है, आपको काम वही करना, आपको पढ़ाना, लेकिन अब से आपको कहाँ आने की जरूरत है, तो बोरिंग रोड नहीं आने की जरूरत है, राजापुर या फिर जो भी पाटलिपुत्रा ब्रांच है वहां पे आप जाकर के ये काम कर लीजिएगा। समझ में आया लैटरल मूवमेंट? और इससे भी आपकी जो यस मैम। इंटरनल नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो गई। तो यस मैम। ट्रांसफर, नॉर्मली ट्रांसफर जो होता है, दैट इज lateral movement of a people, may be accompanied with change in working conditions, rules and responsibilities, but not necessarily it always comes with changes in salary or status. Status and salary आपका existing हो सकता है, इसको हम ड्राई प्रमोशन भी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। यस अभी मैम। जो इंटरनल प्रमोशन एंड ट्रांसफर है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ग्रेटर, उसमें बहुत स्कोप है, आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। किस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि आपके यहाँ देखो कितना ज्यादा मोटिवेशन का ग्राफ है, कितना ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है, हम तुम्हें कितना ज्यादा ग्रो करने का या आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। हम इस पोजिशन को बाहर से भी हायर कर सकते हैं, बट वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है ना। तो ये उनके लिए थोड़ा अच्छा बात होता है। उसके बाद जो इंटरनल सोर्सेज अभी हम पढ़ रहे हैं, इंटरनल सोर्सेज में मैंने आपको अभी दो बताया, क्या क्या, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इसके अलावा जॉब पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग मतलब यहाँ पे इमीडिएट प्रमोशन या ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ट्रांसफर और प्रमोशन के केस में क्या होता है कि मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि किसको प्रमोट करना है, किसको ट्रांसफर करना है। अब हम जॉब पोस्टिंग की बात करेंगे। जॉब पोस्टिंग यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस किस पोजीशन पे रिक्वायरमेंट है, राइट। अब जिस जिस पोजीशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, आप क्या करेंगे, उसको कैसे भी इलेक्ट्रॉनिक ई पोर्टल्स, इंटरनल ई पोर्टल्स होता है ना, इंटरनल सबका ईमेल आईडी वगैरह होता है, आप वहां पे जाके पोस्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग जो वैकेंसीज है आपके यहाँ पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो ये है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो बुलेटिन आता है, जो मान लो प्रोसेस या बुलेटिन है ऑर्गेनाइजेशन में, जो वो मंथली देता है सारे एम्प्लॉयज को, उस बुलेटिन में हो सकता है उस डिटेल कि क्या क्या और नए नए पोजिशंस है, वैकेंसी कहाँ कहाँ पर और आने वाली है। तो इस तरीके के, या फिर नोटिस बोर्ड में लगाया जा सकता है कि ये रिक्वायरमेंट आने वाली है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड हो तो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताती हूँ ये क्या होता है। जरूरी नहीं कि आपने एक बार टेक्निकल फील्ड में ज्वाइन कर लिया और अब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें, तो आप जीवन भर टेक्निकल ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कभी नॉन टेक्निकल फील्ड में रिक्वायरमेंट आएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ये जॉब पोस्टिंग होती है नोटिस बोर्ड पे या उसके साइट पे, कंपनी के साइट पे या कहीं पे भी ये पोस्ट किया जाता है, यू विल कम टू नो, आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब के लिए, ठीक है। आपका स्क्रिप्ट उस जॉब के हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग होगी। अगर आप वो फाइनली पास आउट कर लेते हो तो आपका मूवमेंट क्या होता है, टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में या फिर नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में हो सकता है। समझ में आया? यस मैम। जॉब पोस्टिंग किसको कहते हैं? तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे जो इसको यूज करते हैं, उसको वो यूज करते हैं। जब जैसे कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है किसी एज एन एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी में काम कर रहा है या एज ए सेल्समैन काम कर रहा है, लेकिन बहुत पोटेंशियल उसमें, और आपकी कंपनी में कहीं पे मार्केटिंग में या प्रोडक्शन में या फिनेंस में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आती है और इसका उसको इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, तो ही कैन अप्लाई। आप बाहर से आउटसोर्स, बाहर से रिक्रूटमेंट करने से अच्छा है कि आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का क्या करिए, एब्जॉर्प्शन कर लीजिए इस पोजीशन के लिए। उसको क्या होगा कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन उसका हाई होगा, वो जहां से लिया गया है, जहां वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, वहां पे वो उसके लिए वो चुना जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज है, देखो जैसे एबी बिरला ग्रुप है, एबी बिरला ग्रुप अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ इतनी ही अपॉर्चुनिटी नहीं देती है कि आप अपने मेरे यहाँ इस ब्रांच में अगर कोई वैकेंसी आई है तो आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक कि बिरला ग्रुप के किसी भी ग्रुप में, मतलब बिरला ग्रुप में बोले तो समझ लो ना, ग्रुप ऑफ कंपनीज, जैसे कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, यहाँ पे एफएमसीजी भी है, यहाँ पे टेलीफोन्स भी है, यहाँ पे ज्वेलरी भी है, यहाँ पे मर्केंटाइज भी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। आयरन ओर्स भी है, टाटा मोटर्स भी है,
तो जितने भी ग्रुप है, सुधा बिरला के जितने भी ग्रुप ऑफ जितने भी कंपनीज हैं, किसी भी, नॉट ओनली दैट कंपनी, जैसे आप बिरला फाइनेंस में हो और आप स्विच करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि बिरला फाइनेंस में ही आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन इफ किसी दूसरे बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज या किसी दूसरे कंपनी में वैकेंसी आई है, तो भी आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंडिया में हो या अब्रॉड में हो। तो इससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको ग्रोथ का और उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको थोड़ा लगता है कि मेरे ऊपर प्रेफरेंसेस ज्यादा दी जा रही है, या फिर हम भी कहीं पे कभी भी मौका मिलने पर चेंज कर सकते हैं। समझ में आया एम्प्लॉय पोस्टिंग क्यों किया जाता है? यस यस मैम। मैम। अब इसके बाद हाँ बोलिए, कुछ बोलना है? ठीक है। उसके बाद एक आता है पॉइंट एम्प्लॉय रेफरेंस। एम्प्लॉय रेफरेंस मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय रेफरेंस, रेफरेंस मतलब आपके एग्जिस्टिंग जो पेरोल पे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके रेफरेंस से बाकी की रिक्तियां, बाकी की वैकेंसीज को फुलफिल करना। अभी एम्प्लॉय रेफरेंस भी बहुत सारे आईटी और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करती है। क्यों क्यों करके देखो, जब आप बाहर से लाएंगे तो इसका जो बेसिक है, इसका जो फंडा है वो क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट टेक्स वन टू नो वन, यानी कि किसी आदमी को जानने के लिए अगर कोई पहले से जानता है तो ज्यादा अच्छा परिचय हो सकता है, राइट? जैसे कि मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, मैं सिमेज में काम करती हूँ, ठीक है ना, और सिमेज में मैथ्स में, एचआरएम में, अकाउंट्स में वैकेंसी है, ठीक है ना, वो और लोगों को रिक्रूट कराना चाहते हैं और मेरे पास ये खबर आई मेरे तक, तो मैं जानती हूँ सिमेज में क्या काम करने का तौर तरीका, सिमेज में कैसे लोग सरवाइव कर पाएंगे, यहाँ पे किस तरीके का टीचर का जरूरत है। तो मैं क्या करूंगी, खूब अच्छे से समझ बूझ के। एम्प्लॉय रेफरेंस होता है जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अपने रेफरेंस से आपको 3-4 सीवी आप लोगों को बोलता है कि अप्लाई करो, हमारे यहाँ वैकेंसी है, और वो लोग अप्लाई करते हैं। आप उनका प्रॉपर, जैसे कि एक्सटर्नल का आप इंटरव्यू लेते हो, टेस्ट लेते हो, वैसे ही आप प्रॉपर टेस्ट लेकर के, इंटरव्यू लेकर के क्या कर सकते हैं, उनको रिक्रूट कर सकते हैं, उनको कंपनी में ला सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका टाइम कब स्पेंड होगा रिक्रूटमेंट में, आपका जो कॉस्ट खर्चा होता है रिक्रूटमेंट पे वो नहीं कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा आपको। और तीसरा फायदा ये होगा कि आपको एक अच्छा, को ऑलरेडी पता है उस उसका बैकग्राउंड, फीडबैक, उसका वो पहले कैसा काम करता है, सब आप उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के थ्रू जान पाएंगे। समझ में आ रहा है? यस कि मैम। अगर मैं रेफर करूंगी तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट पूछ सकते हो कि किस तरीके का है, पहले काम कर चुका है क्या, पहले कोई एक्सपीरियंस है क्या, कैसा काम करने में, सब कुछ आप उसके बारे में मेरे से जान सकते हो। तो जो चांसेस है सही लोगों को रिक्रूट करने का वो ज्यादा बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू जब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से किसी को रिक्रूट करते हो उससे। समझ में आया? जैसे कैसे होता है हमारे घर में शादी ब्याह होता है तो लोग पहले ये कोशिश करता है कि जान पहचान के लोगों से अगर होता है तो पता होता है कि कैसा लड़की का खानदान है या कैसा लड़के का परिवार है, लड़का सही में जॉब करता है कि नहीं करता है, एवरीथिंग यू कम टू नो, श्योर शॉर्ट आपको नॉलेज होता है। लेकिन यही अगर हम अनजान से करें, इतना ज्यादा कुछ कोई बीच में कोई ऐसा जानने वाला नहीं है जो दोनों फैमिलीज को जानता है, तो थोड़ा रिस्क रहता है। इट्स नॉट लाइक कि नहीं होता है, लेकिन इट्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क इज देयर। जो यहाँ पे एश्योरेंस होता है वो एश्योरेंस आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। होता है ऐसा? यस मैम। मुझे कोई भी विजिबल नहीं है, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। आप लोग मोबाइल ऑन करके क्लास करिए, इसमें थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है, थोड़ा बात ज्यादा समझ में आती है। ऑफ करके दिमाग से सारी चीज इधर निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आती ना। तो मैंने भी क्या बोला, अभी समझ में आया ये एम्प्लॉय रेफरेंस किस तरीके से काम करता है? यस हम्म, यस मैम। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, यहाँ वहां पे जितनी गारंटी है कि वो फैमिली अच्छा होगा, वो लड़का अच्छा होगा या वो लड़की अच्छी होगी, वैसी टाइप ऑफ गारंटी आपको एम्प्लॉय रेफरेंस से मिल जाता है कि जान पहचान का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपके वैकेंसी को रेफर कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को, उसके अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों की कि हमारे यहाँ फलाना एंड फलाना पोजीशंस पे रिक्वायरमेंट है, तुम अप्लाई करो, राइट? तो वो ज्यादा सही लोगों को चुन करके लाने में आपकी हेल्प कर सकता है।
अब इसमें क्या होता है, कभी कभी कंपनी जैसे सिटी बैंक है, HDFC बैंक है, ये सारे बैंक्स क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि आपके पर एम्प्लॉय 10,000 15,000 अगर वो फाइनलाइज हो जाता है और वो हमारी वो कंपनी में फाइनली रिक्रूट होकर के प्लेस हो जाता है, तो पर एम्प्लॉय पर रेफरल के हिसाब से उस एम्प्लॉयज को 10,000 5,000 रुपया दिया जाता है इंसेंटिव्स के रूप में, ताकि आप और रेफरेंस करिएगा हमारे यहाँ, जब भी जरूरत पड़ेगी विल हायर और आप और रेफर करिए। अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है मोटिवेशन के लिए कि लोगों का ध्यान जाए एम्प्लॉय रेफरेंस से, लोग एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में हेल्प करे, क्योंकि ऐसे HR को भटकना पड़ेगा, यहाँ वहां जाना पड़ेगा, हर एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगा, कंसल्टेंसी से करेंगे तो कंसल्टेंसीज को कमीशन देना पड़ेगा, ये सब नहीं करना पड़ता है। आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को जो भी आपको देना है रिवॉर्ड दे सकते हो। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई रिवॉर्ड्स देती है, ठीक है ना, पर रिक्रूटमेंट के हिसाब से 10,000 15,000 यहाँ तक कि 50,000 तक देती है, अगर वो एम्प्लॉय क्या करता है, अगर आपने जिसको रेफरेंस दिया वो ज्वाइन कर लेता ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे करनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। ये एम्प्लॉय रेफरेंस। अच्छा, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है। एक तो पॉजिटिव पॉइंट मैंने बताया कि आपको सही लोग मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, कि रिलायबल लोग होंगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा चांसेस बढ़ जाता है कि जो खर्चा है वो आपका कम होता है एम्प्लॉय रेफरेंस से। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि हो सकता है मेरे जान पहचान में कोई बहुत अच्छा हो, जो अभी के वैकेंसी जो मेरी कंपनी में आई है वो बहुत अच्छे से उस पोजीशन को संभाल लेगा, लेकिन जो अपना ईगो होता ना, अरे ये मुझसे ज्यादा सैलरी पे रिक्रूट हो जाएगा, नहीं मैं इसको नहीं बुलाऊंगा। होता है ऐसा कभी कभी, ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है। मान लो मेरी सैलरी है 50,000 और जो कोई रिक्रूट होता है उसको, जो मैं जिसको रेफर करके आ रही हूँ उसको 75,000 होता है, इसको क्यों मैं मौका दूं। ऐसे कभी कभी ईगो, जेलसी, ह्यूमन बिहेवियर कभी आ जाता है, और हमको क्या होता है, हम नहीं बोलते, तो हमको क्या लगता है वो काम कर रहा है तो क्या जरूरत है उसको यहाँ बुलाने का, ये। और दूसरा कभी कभी ये भी साइड इफेक्ट होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोग जब एक ही जान पहचान से आ जाते हैं तो उनका यूनियन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इसका बहुत डर होता है कि अगर वो बहुत स्ट्रांग यूनियन के हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट कभी भी कोई भी स्टेप ले सकते हैं, और ऐसे लोगों को मनाना या उनको परस्यू करना मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दे ऑल आर फ्रॉम द सेम बंच, राइट। सभी एक कोई इंसान गुस्सा हो गया, जो रेफरेंस देने वाला है उससे आपकी नाराजगी होगी, उससे मैनेजमेंट की नाराजगी होगी, बस वो अपने साथ साथ सबको लेके चला जाएगा, राइट। जिस दिन वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेगा, किसी और को ज्वाइन करेगा, बाकी सबको उठा करके वहां ले जाएगा। 2 दिनों में, 10 दिनों में, महीना दिन में, 2 महीना में ऐसा होगा, ऐसा हो Yes. सकता है, राइट। इसीलिए एम्प्लॉय रेफरेंस में ये एक ड्रॉबैक, ठीक है। इसके बाद अच्छा, तो ये तीनों जो है अभी तक जो हमने 4 पढ़ा, क्या क्या, प्रमोशन, ट्रांसफर, जॉब पोस्टिंग और एम्प्लॉय रेफरेंस। जॉब पोस्टिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए है, और एम्प्लॉय रेफरेंस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के रेफरेंस से उनके रिलेटिव्स हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं, इस बात को एम्प्लॉय रेफरेंस के थ्रू हम समझते हैं। अब हम आएंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जब हम बाहर से, अच्छा ठीक है, मैं इसके थोड़े मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिस्कस कर लूं क्या? यस मैम। ठीक है, पहले अभी मैं एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं जाती हूँ, पहले अभी का जो हम लोगों ने देखा इंटरनल सोर्स, उसके थोड़े मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला जो मेरिट है वो क्या है कि ये रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पेज से हो रहा है। अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, या जॉब पोस्टिंग के थ्रू हायरिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या लगेगा कि वो इनकरेज करता है, एम्प्लॉयज को इनकरेज करता है कि वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, तो वो टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी व्यवस्था है। समझ में आई? यस मैम। यस मैम। 10 पॉइंट समझ में आया? यस मैम। Second है, the organization would be able to choose the right people for the vacant positions on the basis of the track records and employees. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि कौन एम्प्लॉय मेरा कैसा काम करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है। अगर वो अच्छा करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको
राइट पोजीशन पे अपॉइंट देंगे, ठीक है ना। तो हमको Yes, पता है कि हम जिसको चुन रहे हैं, जिसको प्रमोशन दे रहे हैं, क्या वो मेरिटोरियस है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, तो हम उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में कहीं ना कहीं वेल श्योर रहते हैं कि हम अच्छे एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है कि राइट पीपल को चुनने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज से अभी के टाइम में आप पूरा नहीं बता सकते कि कैसा है, ठीक है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, नहीं बता सकते। वो उसका काम बताएगा जब वो फ्यूचर में काम करेगा तब। उसके बाद है एम्प्लॉयज नीड। Employees need little training as they know the major operations and functions of the organization. जब आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको पता है कहीं ना कहीं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का काम होता है, किस किस तरीके का काम होता है, क्या क्या काम होता है। तो इसमें फायदा क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, बिकॉज दे ऑलरेडी नो द मेजर थिंग्स हाउ टू ऑपरेट। आपको थोड़ा बहुत, जैसे कि आपने किसी हायर पोजीशन पे उसको भेजा, तो हायर पोजीशन की जो ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो टेक्निकलिटी है, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बहुत डिटेल ट्रेनिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद जो एक्सपेंसेस है एक्सटर्नल सोर्सेज से लाने का, वो एक्सपेंसेस आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल सोर्स में आपको उतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट, जगह जगह मीटिंग अरेंज, लोगों को भेजना, या तो कैंडिडेट को बुलाना या फिर एचआर को भेजना, ये सब जो खर्चा है वो सब आपको नहीं पे करना पड़ेगा, इसीलिए एक्सपेंसिव भी ये कम होता है। नो, नॉट एक्सपेंसिव एक्चुअली। एंड देन द इंटरनल रिक्रूटमेंट इम्प्रूव्स द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। जब तक आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, जो लोग हैं, जो आदमी है, वो क्या करते हैं, आपसे ज्यादा रिलेटेड फील करते हैं, ठीक है ना, आपसे ज्यादा। तो ये हो गया इनके मेरिट्स, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स। अब हम आते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स भी मैंने बताया है। सबसे पहला डीमेरिट क्या है कि हेल्दी साइन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप सिर्फ इंटरनल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट करते रहोगे तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं होगा। जैसे कि आप क्या कर रहे हो इसमें कि न्यू एनर्जी को, न्यू ब्लड को, न्यू आइडियाज को ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने से क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं रोक रहे हो। अगर आप सिर्फ सारे रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्स से कर लेते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं करोगे, तो जो नई आइडियाज आती है वो ज्यादातर कहाँ से आती है, एक्सटर्नल सोर्स से। कहाँ से आती है, एक्सटर्नल सोर्स से मैम। नॉर्मली ये जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से ज्यादा आती है, ठीक है। Now, the organization may be deprived of young talent. हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो एक न्यू ब्लड को एंटर करने से रोक रही है। दूसरा, यंग टैलेंट जो है, ठीक है ना, जो नए लोग हैं, जो नए लोग ज्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं, जो ज्यादा काम करने में सक्षम होते हैं, उनको भी आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं रोक रहे हो काम करने से, कहीं ना कहीं एंटर करने से आप रोकते हो कि आप सारी अपनी रिक्वायरमेंट इंटरनली जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे पूरा कर लेते हो। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंटरनल सोर्स ऑफ, राइट। मैम वॉइस कट रही है बहुत। ठीक है, अब हम आगे आएंगे। इसका एक और डिसएडवांटेज है। इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को क्या होता है, कभी ना कभी उनके जो टूल्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट या जो काम करने का तरीका है, वो क्या होता है, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में लगातार चेंज होता रहता है चेंज। यस मैम। लगातार चेंज होते रहता है। अब इससे होता क्या है कि कई बार जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथडोलॉजी के बारे में नहीं पता होता। आपको उनको क्या करना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है आपको कि उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे वो ऑब्सोलीट हो गए, जैसे बैंक में एग्जांपल ले लो, जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था, जब कंप्यूटर्स आए थे, तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो किस तरह से हेल्पलेस फील कर रहे थे, क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, ठीक है ना। तो अगर आपको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनके लिए, आप ट्रेनिंग कितना भी दोगे, जिससे वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, ज्यादा अच्छे से करेंगे। तो जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को, न्यू यंग जनरेशन को लाते हो, तो वो अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे अपडेटेड रहते हैं, प्राय अपडेटेड रहते हैं, है ना। जो जितना आप जानते हैं कंप्यूटर और आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में, उतना आपके फादर नहीं जानते होंगे, राइट।
हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अगर नए रहेंगे और बाकी लोग, कुछ लोग पुराने रहेंगे, तो जो नए लोग हैं वो पुराने लोगों को टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो शेयर कर सकते हैं, जो न्यू आइडियाज है वो शेयर कर सकते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ओपिनियंस दे सकते हैं कि किस समय में किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, इंटरनल एक्सटर्नल का। सिर्फ एक ही सोर्स से हम सारा रिक्रूटमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं रहेगा, एडवर्स इफेक्ट होगा उसका। हाँ कुणाल, कुछ पूछना है? ओके, तो अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में चलते हैं। एक्स्ट्रा, हाँ, अब मैंने कहा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को दो भागों में बांट दिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना? आपको इसी तरह से दिया गया है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो? इंटरनल आपको पता होगा, इंटरनल में चार कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताया है, कोशिश करो। प्रमोशन, ट्रांसफर, गुड, और भी कुछ? अभी अभी हमने उसके बारे में पढ़ा। रिप्लेसमेंट मैम, रेफरेंस मैम, रेफरेंस, एम्प्लॉय रेफरेंस, वेरी गुड, एम्प्लॉय रेफरेंस एंड जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग में जैसे मैं काम कर रही हूँ, और अगर किसी हायर लेवल के लिए आएगा मेजर पोजीशन, तो मैं वहां के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ये जॉब पोस्टिंग हुआ। और वो जॉब पोस्टिंग हुआ। और एम्प्लॉय रेफरेंस यानी मैं रहते रहते ही मैं अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को, किसी नेबर को ये बोलूँ कि हमारे कॉलेज में ज्वाइन करो, अप्लाई करो। हाँ, तो उसको हमने, ये चारों हो गया। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे। सॉरी, एक्सटर्नल सोर्सेज में मैंने बताया कि ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज को आप दो भाग में बांट दीजिए। पहला क्या है? कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एंड डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना? डायरेक्ट मेथड यानी जहां आप 1 to 1, ठीक है ना, 1 to 1 जा करके सेलेक्ट करते हो, खुद से देख करके लाते हो, पहले से कुछ उसका रेफरेंसेस या कोई उसका कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है। कैंपस में जाइए, उनका सीवी कलेक्ट करके आपको जो भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है वो दे देगा, एक एक करके स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, आप इंटरव्यू लीजिए, टेस्ट लीजिए और फाइनलाइज करिए। डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये कैंपस प्लेसमेंट में होता है, ठीक है? तो कैंपस प्लेसमेंट जो होता है, आप लोग जानते हैं कि कॉलेजेस जा करके, या फिर जो भी टेक्निकल कॉलेजेस है, प्रोफेशनल कॉलेजेस है, वहाँ पे जाते हैं एचआर मैनेजर कंपनीज के, अपना टाइम शेड्यूल करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे अब कभी कभी वो अपनी शर्तें भी रखते हैं कि हम 60% से अबव वाले को लेंगे, या फिर जिस तरीके का भी उनका अपना प्रेफरेंसेस रहता है, वो प्रेफरेंसेस के साथ जाते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट करके उसी तरीके के कैंडिडेट्स भेज दिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना? उसमें से वो अपना चयन कर लेते हैं कि किसको लेना है, किसको रिजेक्ट करना है। ये कैंपस प्लेसमेंट हुआ। कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्रेशर्स हैं सारे, लेकिन रिलेटिवली फिर भी कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलता है। लेकिन दे नो दैट द पीपल आर फ्रेशर्स, इसीलिए उसको, उनको स्मार्टली पे करने की जरूरत होती है। बहुत हेवी पे मत करिए, लेकिन स्मार्टली पे करिए, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा कंटेंट फील करे। ये कैंपस प्लेसमेंट हो गया। कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में आप जानते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट में कैसे थोड़े से प्रोसेस भी हैं कि पहले आपको कॉलेज से इनविटेशन जाएगा, फिर आप टाइम शेड्यूल करेंगे, फिर आप अपना भेजेंगे क्राइटेरिया कि मुझे किस किस तरीके के लोगों का मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ, उसको इतना मार्क्स होना चाहिए, या फिर उनका मैट्रिक में ये क्राइटेरिया होना चाहिए, वट एवर बी द क्राइटेरिया, ठीक है? आप वो सब डिस्कस करेंगे, फिर आप जाएंगे, फिर वहां पे एक मीटिंग अरेंज किया जाएगा। मीटिंग अरेंज करने के बाद हो सकता है आप सीधा एक वो भी दे सकते हैं आप प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब कंपनी के एचआर आते हैं तो वो अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन भी देते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ कहाँ है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उनको देना होता है, दे गिव दैट इंफॉर्मेशन थ्रू प्रेजेंटेशन। उसके बाद वो बोलते हैं कि इंटरेस्टेड पीपल कैन अप्लाई, एंड देन यू गिव योर सीवी, और फिर आप एक एक करके जाते हैं इंटरव्यू या जो टेस्ट होता है। ये प्रिलिमिनरी होता है, फर्स्ट राउंड होता है, देन वो टेस्ट और फिर फाइनल इंटरव्यू लेकर के सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? ये कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, और इसको डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पे। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? जहां बीच में आप कंपनी और कैंडिडेट के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं
हाँ, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट से आया, ये स्टैट्यूटरी है कि हर एक स्टेट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रहता है, जहां से जो भी उस स्टेट के लोग हैं, नॉर्मली ये स्किल्ड या सेम अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लोगों के लिए ज्यादातर यूज होता है। वहां पे जो भी वैकेंसीज है, जो भी, जैसे हम लोगों ने मनरेगा सुना, इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के चलते रहते हैं। वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी लोगों को रिक्रूट करना है, वो सारे रिक्रूटमेंट होने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसको अब क्या बोलते हैं, इसको अब क्या बोलते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू होता है, यानी बीच में जो पार्टी है उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं। ये दोनों का ही ख्याल करती है, जो दोनों का ही ख्याल रखती है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझ में आया? यस एक मैम। तरह का, हाँ। अब आया एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसे? एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट ऑफ योर वैकेंसीज इन न्यूज़पेपर, बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट इन समथिंग अदर, लाइक जर्नल्स में, एम्प्लॉय प्रोफेशनल जर्नल्स में, मैगजीन्स में, पैम्पलेट में, ब्रोशर्स में, न्यूज़पेपर्स में, इन सब चीजों पे आप क्या कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो कि हमारे पास इतना वो रहेगा, जो भी काम है, जो भी आप काम करते हैं, ठीक है। एक तो एडवर्टीजमेंट में अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए ये थोड़ा महंगा होता है। तो लेकिन एडवर्टीजमेंट भी एक मेजर सोर्स ऑफ वो है, रिक्रूटमेंट है। उसके बाद है इसका तीसरा है सन, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट समझ में आया। यस मैम। अब आए हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कैंपस जिसको डायरेक्ट प्लेसमेंट मैंने कहा। अच्छा, अब आता है एम्प्लॉय वॉक-इन्स। एम्प्लॉय वॉक-इन्स या कैजुअल वॉक-इन्स, ये कैसे होता है एम्प्लॉय वॉक-इन्स? यहाँ पे जो भी आप क्या करते हैं कि कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट डाल दीजिए, या कहीं पे ये चीज डाल दीजिए कि आप अनसॉलिसिटेड जो होते हैं एप्लीकेशन, यानी जिसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं इनवाइट करते हैं, आप जस्ट कंपनीज बोलती है, कोई भी कॉग्निजेंट है, कोई भी विप्रो है, वो बोलते हैं कि हम फलाने होटल में या फलाने वेन्यू पे अपना वॉक इन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटरेस्टेड पीपल कैन कम एंड गिव डायरेक्ट इंटरव्यू। वहां पे आपको बहुत सारे प्रोसीजर नहीं करने पड़ते, आप